So chapter number 24 is income statements. और income statements होती क्या है देखें. बेसिकली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है आपका, फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बनाए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. जो जाहिर सी बात है, पूरे साल का हिसाब किताब आपको शो करना पड़ता है, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं. और ये दो तरीके के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विच इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट एंड एसओएफपी, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों डॉक्यूमेंट होते क्या हैं. सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट्स की. तो इनकम स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? आपका जो भी सेल्स होती हैं, जो टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स, दिस इज नोन एज योर रेवेन्यू. सो इन योर इनकम स्टेटमेंट यू रिकॉर्ड योर रेवेन्यू एंड योर एक्सपेंसेस. व्हाट आर एक्सपेंसेस? आपके खर्चे. सही है, तो एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करते हो of the business, and therefore it calculates a profit or loss. So income statement way, you calculate all your revenue, you calculate all your expenses, and basically you subtract them both to calculate a profit or loss. Now what is a profit? Profit is revenue minus all the costs. आप जब अपने टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस करते हैं, तो जो आपके पास पैसे बच जाते हैं वो आपका प्रॉफिट कहलाता है. ठीक है. और अगर रेवेन्यू प्रॉफिट कॉस्ट से ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है. और अगर रेवेन्यू कम होता है और कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको लॉस हो जाता है. तो स्टेटमेंट में आपको यही पता चलता है कि वेदर यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट और यू आर अर्निंग अ लॉस. एंड अगर आपको लॉस होता है, सो टू इंक्रीज द प्रॉफिट बिजनेस शुड इंक्रीज द रेवेन्यू. प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके हैं. या तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, मतलब अपनी सेल्स को इंक्रीज करें, या फिर आप डिक्रीज करें किसको? अपनी कॉस्ट को. या तो अपने खर्चों को कम करो, ताकि जब खर्चे कम होंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. या फिर आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करो, ताकि रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट. अब एक बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली आप लॉस पे बिजनेस चला सकते हैं. व्हाई आर यू अर्निंग और एमिंग टू अर्न अ प्रॉफिट? So every business aims to earn a profit because it is a reward to an owner. जो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो गए या ओनर अगर खुद से अपना पैसा लगाता है, तो ओनर इसलिए पैसा लगाते हैं ताकि उसको कोई रिवॉर्ड मिले. राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो लेकिन बिजनेस को कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो आप वो बिजनेस बंद कर दोगे, बिकॉज द बिजनेस इज नॉट पेइंग यू एनी रिवॉर्ड. So always remember that profit is the reward for the owner, and that is why it is very important to be earned by the business. क्योंकि अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करके देगा ओनर को, तो ओनर जो है वो उसमें और इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको जो है वो ग्रो करके देगा. सेकेंडली, टू पे ऑल द एक्सपेंसेस. अब बेसिकली रेवेन्यू में से हम सारे एक्सपेंसेस पे करें एंड देन व्हाट रिमेन्स इज प्रॉफिट. सो यू अर्न अ प्रॉफिट सो दैट यू आर एबल टू पे ऑल योर एक्सपेंसेस. अपने सारे खर्चे आप पे ऑफ कर सको, ताकि आपको एक प्रॉफिट अर्न हो सके. Then it is also a source of finance. Of course profit is a source of finance because profit जो है आपका, वो आप री इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर. For example, you purchase more machinery, you purchase more assets from the profit that you earn in the business. So that is basically your reinvestment or source of finance as well. And profit also indicates the success of the business. A profitable business is a successful one. तो ये जो भी बिजनेस जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर रहा होगा, वो सक्सेसफुल हो रहा होगा. So the higher the profit, the more successful the business is said to be. So that is why it is important to earn the profit, because it shows that the business is successful in the market. Now income statement usually आपकी कुछ इस तरीके की दिखती है, बट बच्चों याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए नहीं आएगी पेपर के अंदर. You guys just have to remember the concept of income statement. What is the concept of income statement? That what is added and what is subtracted. अब जहां तक इनकम स्टेटमेंट की बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड.
Revenue is the total value of sales and it is calculated by selling price multiplied by units sold. Selling price में से आप multiply करते हैं units sold को, तो आपके पास आ जाता है total revenue. Then cost of sales. Cost of sales आप minus करते हैं and cost of sales कैसे calculate होती है? It is calculated by this formula. Opening inventory plus purchases less closing inventory. That's it. अब जो बच्चे अकाउंटिंग पढ़ते हैं उनको और भी चीजें इसमें पता होती हैं. They are more they have more efficiency in this particular topic. Basically वो इसमें carriage और ये सारी चीजें भी बोलते हैं, पूछने के सर ये सारी चीजें नहीं आएंगी. नहीं, ये simple cost of sales आएगा. That is opening inventory plus purchases less closing inventory. और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू माइनस होती है. किससे माइनस होती है? रेवेन्यू की वैल्यू से माइनस होती है. तो हमारे पास जो बच जाता है वो बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट. दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो इसमें से ये माइनस करा तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. फिर उसके बाद आप ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं. ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस का टोटल, जैसे रेंट हो गया, हीट एंड लाइट हो गया, वेजेस, सैलरीज, ये सारी चीजें आप जब माइनस करते हो फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट, सो यू गेट द नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट आपके साल का प्रॉफिट होता है which has come from operating activities. मतलब आपकी जो बिजनेस की एक्टिविटीज है उससे ये प्रॉफिट आया है. फर्दर आप इसमें से फिर इंटरेस्ट माइनस करते हो. अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, सो यू सबट्रैक्ट इंटरेस्ट. फिर आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स भी आप इसमें से माइनस करते हैं. फिर आता है आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. देन ऑफ कोर्स देयर आर शेयर होल्डर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी एंड दे रिक्वायर डिविडेंड्स इन रिटर्न. तो आप फिर डिविडेंड्स भी माइनस करते हैं. तो फिर आपके पास क्या आता है? रिटेन्ड प्रॉफिट्स रह जाते हैं. So this is the format of income statement. And literally, guys, you don't have to remember the whole format. You just need to know what is subtracted from what. All right? Because आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये इतनी बड़ी इनकम स्टेटमेंट भी नहीं आएगी, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनी आएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ तक रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. और आपको जो है वो ये ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू एक्स दी भी होगी और नेट प्रॉफिट या एक्सपेंसेस की वैल्यू y दी भी होगी. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज करेक्टली. तो इस तरीके से जो है वो आपका क्वेश्चन आ सकता है इन योर एग्जाम फॉर योर कैलकुलेशन. सो इट्स क्वाइट सिंपल, but you guys must know that what is added and what is subtracted in income statements. Then uses of income statement. Now आप income statement तो बना लेते हो, so who uses income statement? Managers can use the income statement to compare the performance from previous years. For example, आपका इस साल का प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हो. इफ द प्रॉफिट हैज रिड्यूस्ड, दैट मींस द परफॉर्मेंस हैज रिड्यूस्ड. इफ द प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड, दैट मींस द परफॉर्मेंस हैज improved. Secondly, managers can take financial decision by considering the profit for the year. For example, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है आपको कंपनी के अंदर, so you decide to grow your business and open new branch. Whereas अगर लॉस होता है बिजनेस को, तो फिर आपके दूसरे फाइनेंशियल डिसीजन सच एज कटिंग डाउन द कॉस्ट और बाइंग चीपर मटेरियल्स ताकि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, तो ये सारे डिसीजन आप ले सकते हो. Thirdly, shareholders will see whether to invest in the business or not. शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में कि उनको क्या मिल सके? डिविडेंड मिल सके. और जाहिर सी बात है डिविडेंड तभी बिजनेस पे कर सकती है जब उसके पास प्रॉफिट है, बिकॉज प्रॉफिट इज पेड फ्रॉम द डिविडेंड्स. सॉरी, डिविडेंड्स आर पेड फ्रॉम द प्रॉफिट. तो शेयर होल्डर्स जो है वो ये देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में कि whether the business is paying the dividends to its shareholders or not. If dividend is being paid to the shareholders, then the shareholders will be likely to invest in the business. And if dividends are not being paid, तो फिर आपका या बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कर रहा, तो बिजनेस फिर शेयर होल्डर भी आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा. So these are the uses of your income statement. So this was your chapter number 24, that is income statement. And then we have chapter number 25, that is statement of financial position.
Now, statement of financial position is another chapter, or statement of financial position. Previously, it was known as balance sheet, but now its new name is statement of financial position. और ये statement of financial position जो है, ये basically बताता है the value of the business, कि business की जो value है, what is it? Now, how do you record the value of the business? देखें, basically आपका जो statement of financial position होता है वो कुछ इस फॉर्मूले पे बना हुआ होता है, that is assets equals to liabilities plus capital, which is also known as equity. अब कैपिटल और इक्विटी में क्या फर्क है पहले ये समझते हैं। देखिए, when you're making a sole trader's statement of financial position, तो एक सोल ट्रेडर के इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल, ऑलराइट, वेयर एज एक कंपनी के कैपिटल को हम कहते हैं इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। So this is that both things are the capital only, मतलब दोनों इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन दोनों के डिफरेंट नाम है। कैपिटल इज बेसिकली जब सोल ट्रेडर होता है, जब वो इन्वेस्ट करता है कंपनी में तो हम कैपिटल कहते हैं उसको, और जब शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको इक्विटी कहते हैं। ऑलराइट, सो नाउ आपका जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस इक्वेशन पे बेस्ड है। Now what is this equation? Assets equals to liabilities plus equity. And what are assets? Assets are those items of value which are owned by the business. आपके assets क्या होते हैं? These are the items of value which are owned by the business, and usually your assets are owned whether in the short run or long run. दो कैटेगरीज आपकी होती हैं। लॉन्ग रन एसेट्स की ओनरशिप रखने को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। बेसिकली ये वो एसेट्स होते हैं which are owned for more than a year by the business. For example, motor vehicle, premises, fixtures and fittings, machinery, equipments, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपकी नॉन करंट एसेट्स होती हैं, because these are the assets that the business own for more than a year. Whereas another category of asset is current assets, which are short term assets. ये आपके आपके इसकी ओनरशिप होती है फॉर विद इन अ ईयर। दीज आर ओन्ड फॉर लेस देन अ ईयर, एंड आफ्टर लाइक विद इन अ ईयर आपकी इसकी ओनरशिप चली जाती है। देन वी हैव लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द डेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। बेसिकली ये आपके उधार होते हैं जो आपने पे ऑफ करने होते हैं, और उधार जो होता है आपके वो भी या तो शॉर्ट टर्म होता है या तो लॉन्ग टर्म होता है। नॉन करंट लायबिलिटी इज द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द बिजनेस। बेसिकली वो उधार जो बैंक से आप लेते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या किसी भी इंडिविजुअल से आप लोन लेते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे 5 साल 10 साल के लिए। सो यूजुअली दैट इज योर नॉन करंट लायबिलिटी बिकॉज यू हैव टू पे दैट लायबिलिटी फॉर मोर देन अ ईयर। Whereas current liability is a short term liability, and a short term liability is have to be paid within a year. आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो है वो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी होती है। So current liabilities are the liabilities that you have to pay within a year, whereas non-current liabilities are the liabilities that you pay for more than a year. Current assets are the assets that the business own for within a year, whereas non-current assets are assets that the business own for more than a year. Then we have the equity. Equity is the total sum of money invested into the business by the shareholders. तो जो शेयर होल्डर्स आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इक्विटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो इस इक्वेशन पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड है। सो नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? बिफोर दैट मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखा देता हूँ। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके पास यूजुअली जो आता है स्टेटमेंट of financial position. First, you record the non-current assets. Then you record the current assets. So you get a total
और इसको हम कहते हैं टोटल एसेट्स। These are your total assets. Then you have liabilities. First we record current liabilities. Then we record non-current liabilities. Then we record shareholders equity. और इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। सो दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इसी तरीके की छोटी सी आपकी एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी आएगी। एंड अगेन देयर विल बी सम वैल्यूज मिसिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स होगा, आपको ये कैलकुलेट करना होगा, या यहाँ पे कोई वाई की वैल्यू होगी, यू विल हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट। सो आई विल जस्ट शो यू गाइस हाउ द questions will come. Also, there are certain questions in your worksheets which are from the old, और यानी कि बहुत पुराने वो क्वेश्चंस हैं। तो पहले अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो बेसिकली फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, वो अब इस फॉर्मेट पे आ गया। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पुराने होंगे आपके, तो वो पुराने क्वेश्चंस में मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। बात सिमिलर होगी, सही है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा आप लोग। बट स्टिल अब जो हमारा पैटर्न होगा वो ये है। ऑलराइट, नाउ द यूजेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का क्या यूज होता है? Firstly, shareholders can see if the value of the investment has increased or decreased. Now, what do we mean by the value of investment has increased or decreased? देखें, आपका जो शेयर होल्डर होता है, एक तो मैंने रीजन बताया कि वो क्यों इन्वेस्ट करता है, टू अर्न डिविडेंड्स। और डिविडेंड्स कहाँ से मिलते हैं उसको? प्रॉफिट्स में से मिलते हैं। सेकेंडली, आपका जो शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो इसलिए भी करता है ताकि वो अपनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सके। अब वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज एक कंपनी का शेयर खरीदा $10 का, तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। ठीक है, आज है 2025। अब मैंने ये कंपनी का शेयर जो है वो 2027 तक अपने पास रखा। अब 2027 तक ये जो $10 का शेयर मैंने खरीदा था, ये हो गया $25 का। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली 2 साल में $15 से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। और ये इंक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि इन 2 सालों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा है। सो व्हेन द कंपनी परफॉर्म्स वेल, सो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस। तो ये भी शेयर होल्डर को फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर 2027 में मैं अपना ये $10 वाला शेयर बेच दूं, तो मुझे सीधा सीधा $15 का गेन है। $15 ऊपर मेरा शेयर सेल होगा मार्केट में, बिकॉज आज उसकी मार्केट प्राइस $25 है। जब मैंने खरीदा था उसकी मार्केट प्राइस $10 थी। सो दिस इज द कैपिटल गेन। तो बेसिकली आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे वांट टू सी द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज, तभी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और ये वैल्यू उनको कैसे पता चलती है? बाय लुकिंग एट द शेयर होल्डर्स इक्विटी। राइट, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी देख के उनको पता चलता है कि वेदर द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज और डिक्रीज। सेकेंडली, थ्रू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, the business is able to calculate the working capital of the company. Now, working capital equals to current assets minus current liabilities.
तो करंट एसेट में से आप करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं। सो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये दोनों वैल्यूज आपको कहाँ मिलेंगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, फॉर विच यू कैन यूज एंड कैलकुलेट योर वर्किंग कैपिटल एज वेल। देन वी हैव द कैपिटल एम्प्लॉयड। Through statement of financial position, we can also calculate the capital that is employed into the business. कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैसे आती है? कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू देखें ऐसे आती है बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों चीजें आपकी है, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड करते हैं, सो यू गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज द मनी दैट इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो आप या तो शेयर होल्डर के पैसे इन्वेस्ट करते हो और प्लस आप कोई लोन वगैरह लेके भी इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में। सो दैट इज व्हाई कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट liability. Then the statement also help the financial stakeholders to calculate ratio and analyze the performance of the business. अब ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करके हम लोग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो रेशियो है आपका, इससे हमें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि वेदर द परफॉर्मेंस इज गुड और नॉट। और ये रेशियो का पूरा एक चैप्टर है जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज एनालिसिस ऑफ पब्लिश्ड अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे और उसके अंदर हमें और ज्यादा पता चलेगा कि बेसिकली हाउ रेशियो एनालिसिस आर यूज्ड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको हेल्प करते हैं इन कैलकुलेटिंग द रेशियोज एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। एंड लास्टली शेयर होल्डर्स कैन आल्सो एनालाइज हाउ द एक्सपेंशन इज पेड फॉर। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस कभी एक्सपैंड करता है तो हाउ दैट एक्सपेंशन इज पेड फॉर, शेयर होल्डर्स को ये भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अपनी एक्सपेंशन कर कैसे रहे, वेदर यू आर टेकिंग अ लोन तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो शेयर होल्डर्स को पता चल जाएगा कि बिजनेस ने एक्सपेंशन करी है बाय टेकिंग अ लोन। या फिर आपके शेयर जो है वो ज्यादा इशू हो जाएंगे। अब शेयर इशू ज्यादा हो गए तो उसका मतलब कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन को फाइनेंस करा है बाय इशूइंग मोर शेयर्स। तो कंपनी ने कैसे एक्सपेंड करा है, खर्चा कैसे करा है कंपनी ने? लोन लेके खर्चा करा है एक्सपेंशन पे या शेयर इशू करके खर्चा करा है एक्सपेंशन पे? तो ये भी आपको आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है। So these are the uses of your statement of financial position. Now let's move on to the questions that I was telling you guys about के इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे कैलकुलेशन के। So कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन है आपका वो पेपर 1 में आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, देखें। जैसे इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट की आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा, तो आपको डेफिनेशन आ जाएगी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई। 2 मार्क्स की ये कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे आएगा देखें, हमने एक्स में से माइनस करा होगा 180, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा दैट इज 720, राइट? दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस 720, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? इसको वहां लेके जाके प्लस कर देंगे। तो 720 प्लस 180 विल गिव यू हाउ मच? 900। तो x की वैल्यू आ गई 900। ऑलराइट, y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। अब 720 में से हमने y माइनस करा होगा तो हमारे पास आया 400। तो 720 में से हमने y माइनस करा होगा तो हमारे पास क्या आया? 400। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली y को पॉजिटिव कर लेंगे वहां पे और 400 को यहाँ ले आएंगे। तो 720 माइनस 400 इक्वल्स टू y। सो 720 माइनस 400 इज 320 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 320। सो इस तरीके से कैलकुलेशन आती है इसकी। अगेन यहाँ पे x एंड y आपको कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ग्रॉस प्रॉफिट है ना x, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। 3800 विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ से आपने 5600 से आपने माइनस करा 1800, so you got 3800. This is your gross profit. Then we have expenses. Expenses आप जब माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो आपके पास y आ जाएगा। अगेन
आपके पास ये गलत आया, ये वैल्यू भी गलत आ गई, तो ये 0 हो जाएगा। सही है, तो यू शुड मेक श्योर दैट कि आप ये वैल्यू सही निकालो ताकि ये वैल्यू भी सही आए। सो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपके पास क्या रिमेनिंग होगा, दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में है, सो यू गाइस कैन जस्ट प्रैक्टिस इट एंड सॉल्व इट। अब जैसे यहाँ पे आपको रेवेन्यू निकालना है, गाइस नीड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कैसे निकलता है, रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग रूट 2 पे जो फ्लाइट है उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें। रूट 2 पे द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट इज 110, तो मतलब 110 आपकी सेल्स हो गई, क्योंकि 110 पैसेंजर्स आपका टिकट खरीद रहे होंगे। प्लस द एवरेज प्राइस इज $60, तो मतलब $60 का आपका सेलिंग प्राइस है, तो अल्टीमेटली आपका 6600 जो है वो आपका रेवेन्यू होगा। तो 6600 इज योर टोटल रेवेन्यू। देन इस तरीके से भी आपको कभी कभार रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ जाता है। सो वी विल बी इन योर पास्ट पेपर सेशंस, वी विल बी कैलकुलेटिंग और डूइंग सॉल्विंग दिस ऑल द कैलकुलेशंस, ताकि आप लोग को पता हो कि हाउ यू व्हाट ऑल कैलकुलेशंस कैन कम। 10 साल के पास पेपर्स करेंगे तो उसमें से आपकी जो है वो कैलकुलेशन रिपीट होती है मोस्टली, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन लाजमी तौर पे रिपीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F&G's रेवेन्यू इन 2016। सो 2016 में जो डेटा दिया हुआ है आपको, वो क्या दिया हुआ है, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द मेंस क्लोथिंग मार्केट एंड F&G's मार्केट शेयर is 12% in 2016 and the marketing budget is $40 million। मार्केटिंग बजट का हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, पूरी मार्केट है हमारी पास $700 million की, और इसका 12% जो है वो 12% जो है वो F&G सेल कर रहा है, तो 12% का मतलब क्या हुआ, 84 मिलियन। तो 700 का हमने 12% निकाला, दैट इज 84 मिलियन। सो दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू इन 2016 फॉर F&G। तो इस तरीके के कैलकुलेशन के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड वील आल्सो प्रैक्टिस इट इन द पास्ट पेपर। और इसी तरह आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी तो जो है वो कैलकुलेशंस आती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप लोग देखें, ये रहा। अब जैसे यहाँ पे आपको, अब ये पुराना फॉर्मेट देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017। 2019 या 2020 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया। तो पहले पैटर्न क्या था, पहले पैटर्न ये था कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, ये फर्क था पहले। तो अब यहाँ देखें, ये आपका एक एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, करंट एसेट दिए हुए हैं आपको 120, टोटल दिया हुआ है करंट एसेट्स का। और ये करंट एसेट्स का टोटल कैसा आया होगा, बाय एडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश। 90 प्लस एक्स आपने करा होगा, 90 प्लस एक्स आपने करा होगा, तो आपके पास आया होगा 120। हम क्या करेंगे, सिंपली 90 को वहां ले जाएंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 120 माइनस 90, क्या बचा आपके पास, 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30। अच्छा, वाई की वैल्यू निकालना है आपको। अब करंट लायबिलिटीज आपकी वाई है, और ये वाई आपका कैसे आएगा, देखें 120 में से आपने वाई को माइनस करा होगा तो आपके पास 70 बचा होगा। सो आप क्या करोगे, 120 माइनस वाई इक्वल्स टू 70। आप क्या करोगे, वाई को वहां ले जाओगे, 70 को यहाँ ले जाओगे। सो 120 माइनस 70 इक्वल्स टू वाई, 50 इक्वल्स टू वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई 50। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशंस होंगी, इसी तरीके का एक्सट्रैक्ट आएगा। जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू जस्ट हैव टू सी वेदर दिस इज अ न्यू क्वेश्चन और एन ओल्ड क्वेश्चन, और उसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करिएगा। सो दिस दीज आर योर टू